हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेके मेरिटोरियस एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। वी हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ एमसीक्यूज ऑन इंडियन पॉलिटी। ओके, जिसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किए हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स सेलिएंट फीचर, preamble, fundamental rights, duties, directive principle of the state policy, यूनियन एंड इट टेरिटरी। ये इन टॉपिक्स के रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज सीरीज़ प्लस वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूँगी जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लें, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज पार्ट सेकेंड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़। ऑप्शन है आप लोगों के पास 86 अमेंडमेंट, सेकेंड ऑप्शन है 52nd अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेंट या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है आपकी 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। आई होप आप सब ने अपना राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट। 86 अमेंडमेंट एक्ट आपका कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 11th फंडामेंटल ड्यूटी क्या थी? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स एंड द गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। ये 11 ड्यूटी जो है आपकी 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी। इसके साथ जो है एक चीज़ और ऐड की गई थी फंडामेंटल राइट्स में, वो था आप लोगों का आर्टिकल 21A। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो 86 अमेंडमेंट के थ्रू ये दोनों चीज़ें ऐड की गई थी। अब डिस्कशन कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इनको जो है हमने बॉर्ड किया है USSR से। ये आप लोग याद रखेंगे कि इसका सोर्स कहाँ से है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसका सोर्स है आपका USSR से। ठीक है, और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, किस कमेटी के थ्रू जो है किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो है आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। ओके, कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1976 में। उसके थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ओके, ये आप लोग याद रखेंगे। ओके, ये एक तरह की फंडामेंटल ड्यूटी, एक तरह की वार्निंग दी जाती है सिटीज़न ऑफ इंडिया को कि एंटी नेशनल या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो ना करें। ओके, ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी आपके पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। पार्ट 4 में आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी मिलेंगे। पार्ट 4A में आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 डील्स विद। जो आपका 61st अमेंडमेंट एक्ट है ये किसके साथ डील करता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है रिड्यूसिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर। बी है राइट टू एजुकेशन। सी है आपका कंपल्सरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, या डी ऑल ऑफ दिस। आई होप इसका भी राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। सो इसका भी राइट आंसर है आप लोगों का आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूसिंग द एज फ्रॉम 21 to 18। पहले आपकी वोट करने की एज कितनी थी? 21 ईयर्स। जो भी 21 ईयर्स के होते थे वो वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन 61st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1989 में, जिसमें क्या किया गया, 21 से जो है आपकी एज को रिड्यूस करके 18 रख दी गई। अब जो भी 18 या फिर 18 से अबव के होंगे वो सारे एलिजिबल होंगे वोट डालने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
The words socialist and secular were inserted in the preamble by the amendment of the constitution. वर्ड आपका सोशलिस्ट और सेकुलर ये आपके प्रियम्बल में ऐड किए गए थे किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उस वक्त जो है ये तीनों वर्ड जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बट बाद में जो है इनको ये तीनों जो है टर्म्स जो है हम लोगों ने ऐड की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आपको बताना है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है इन तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 15th अमेंडमेंट, बी है 39th अमेंडमेंट, सी है 42nd अमेंडमेंट, डी है आपका 44th अमेंडमेंट। ओके, सो आई होप इसका भी राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे ना तो उसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस लाई गई कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ ऐड किए गई बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो एक तरह का इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इज़ आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सो आपका आंसर रहेगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल? ठीक है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है डेमोक्रेसी दी गई एट द ग्रास रूट लेवल, पंचायती लेवल्स पे जो है अमेंडमेंट दी गई। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है एक कंसेप्ट वहाँ तक दिया गया कि ग्रास रूट लेवल पे भी जो है पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है 73rd अमेंडमेंट, बी ऑप्शन है 71st अमेंडमेंट, सी ऑप्शन है 80th अमेंडमेंट, या फिर डी ऑप्शन है आपके पास नन। आई होप आप सबने इसका भी राइट आंसर जो है मार्क कर लिया होगा। सो अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर है आप लोगों का आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है आपका क्या लाया गया था? पंचायती राज सिस्टम जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसमें क्या किया गया था? ग्रास रूट लेवल पे 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट लाई गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत सिंह कमेटी। ठीक है, और ये कब हुआ था अमेंडमेंट? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, ये आप डेट याद रखेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। और इसको जो है आपके इसके थ्रू जो है कौन सा शेड्यूल जो है ऐड किया गया था? सो इसको डाला गया था 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सो 11th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया था। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर द राइट टू एजुकेशन? अभी ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस डिस्कशन किया है इसके रिलेटेड। सो कौन से अमेंडमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार? ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है ये किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है ऐड किया गया था आर्टिकल? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 88th अमेंडमेंट, 89th अमेंडमेंट, 87th अमेंडमेंट, या फिर 86th अमेंडमेंट। आई होप इसका भी आपने राइट आंसर मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है आपका राइट टू एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, आर्टिकल 21A। ओके, ये आप लोग याद रखेंगे। 86 अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू एजुकेशन क्या था कि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। GST वॉज इंट्रोड्यूस एज द डैश अमेंडमेंट एक्ट। GST जो है गुड एंड सर्विसेज टैक्स, इसको किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है 100 अमेंडमेंट एक्ट, बी ऑप्शन है 101, सी ऑप्शन है 102nd अमेंडमेंट, और डी ऑप्शन है 103rd अमेंडमेंट एक्ट। आई होप इसका भी राइट आंसर आपने चूज़ कर लिया होगा। सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है GST जो है उसको लाया गया। ठीक है, और इसको फोर्स में कब लाया गया था? GST को 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, ओके, सो इसको लाया गया था और इसमें टैक्स स्लैब जो है आपकी क्या रखी गई थी कि 0%, 5%, ओके, 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये आपकी टैक्स स्लैब रखी गई थी और इसका मोटो क्या था? 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट, 1
मार्केट। ओके, ठीक है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ 103rd अमेंडमेंट की, ये भी एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 103rd अमेंडमेंट, इसके थ्रू जो है क्या किया गया था, ये कब हुई थी, 2019 में हुई थी ये अमेंडमेंट। इसके थ्रू 10% जो है रिजर्वेशन दिया गया था आपकी EWS कैटेगरी को। इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको 10% जो है रिजर्वेशन दिया गया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द डैश। अभी डिस्कशन किया हमने, फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के पास 51 अमेंडमेंट एक्ट, 23rd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट या फिर 1st अमेंडमेंट एक्ट। आई होप इसका भी राइट आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया अंडर पार्ट 4A आर्टिकल 51A। ओके, ये आप लोग पॉइंट जो है इसको याद रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन। According to which amendment act it made compulsory for the President of India to give his assent to the Constitution Amendment Bill? किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये कंपलसरी कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट को क्या करना है, अपने असेंट देने ही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होंगे उसको प्रेसिडेंट को क्या करना है, एक तरह से जो है उसको असेंट करना ही करना है। किसी भी तरह का उसमें कोई विदहोल्ड या डिले प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑप्शन है 24th अमेंडमेंट, सेकंड ऑप्शन है 42nd, थर्ड है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट या फोर्थ है आपका नन। आई होप इसका राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये किया गया था कि प्रेसिडेंट के लिए कंपल्शन कर दिया गया था कि उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे जो है अपने असेंट करने ही होंगे, उसको जो है वो विदहोल्ड नहीं करके रख सकते, ना ही फर्दर कंसिडरेशन के लिए दे सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वर द बोडो लैंग्वेज were the Bodo, Dogri, Santhali and Maithili added to the list of recognized language? आप लोगों को पता है आपका जो 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ। तो बोडो हो गई, डोगरी हो गई, संथली हो गई, मैथिली हो गई, ये सारी जो चारों लैंग्वेज है इसको कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज का के तौर पे इसको रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था, ये आपको बताना है। ठीक है, अभी फर्स्ट अगर हम एलिमिनेट करें ऑप्शन को तो 73rd वाला भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसके रिलेटेड जो है क्या हमने देखा कि पंचायती राज सिस्टम जो है उसमें 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट को लाया गया। ठीक है, और 101 भी देख लिया हमने, इससे GST लाया गया। 103rd भी देख लिया गया कि 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है डोगरी, बोडो, संथली और मैथिली जो आपकी लैंग्वेज है इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 8th शेड्यूल में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, और आप लोग मुझे कमेंट में लिखेंगे एट प्रेजेंट जो है कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन टू द म्यूनसिपैलिटी बाय एडिंग। ठीक है, आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है गिव रिकॉग्नाइजेशन टू म्यूनसिपैलिटी बाय एडिंग, कौन से इसमें आपको पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें शेड्यूल नहीं दिए गए हैं आप लोगों को, इसमें पार्ट्स दिए गए हैं। तो कौन से पार्ट में जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को डाला गया था। ठीक है, जिसमें आप लोगों ने म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड देखने को चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। आपके पास ऑप्शन है पार्ट 9A, पार्ट 10, पार्ट 11 या फिर पार्ट 14। अगर मैं बात करूँ तो पार्ट आपका जो 9A है, ठीक है, इसमें आप लोगों को म्यूनसिपैलिटी के रिलेटेड जो है चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। जो आपका पार्ट 9A है ये डील करता है म्यूनसिपैलिटी के साथ, और पार्ट 9 जो है ये डील करता है पंचायत के साथ।
मतलब ग्राम पंचायत के साथ। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड इन। फर्स्ट अमेंडमेंट कब की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आपके पास ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1948, सी ऑप्शन है 1951 या फिर डी ऑप्शन है आपका 1950। सो आई होप इसका राइट आंसर आपने मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, 1951 में आपकी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था, जिसमें क्या किया गया था, जिसमें जो है लैंड रिफॉर्म्स जो है लाए गए थे, और इसमें साथ साथ जो है आपका 9th शेड्यूल जो है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ट्रू। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है स्टेटमेंट ट्रू है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी नीड अ स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ अ स्टेट फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दी गई है क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट चाहिए स्टेट का फॉर अमेंडमेंट के लिए। सेकंड आपका दिया गया है स्टेटमेंट, यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल कैन बी अमेंडेड विद स्पेशल मेजोरिटी एंड द कंसेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। सो आपको इसका राइट आंसर जो है वो मुझे बताना है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अगर इसमें आपने कुछ अमेंडमेंट लाना है तो आपको सिंपली जो है स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुकी हूँ, लेकिन एक किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप एक बार जो है स्पेशल मेजॉरिटी को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखिए स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, मान लीजिए क्या लोकसभा की आपकी कितनी सीटें हैं? ठीक है, 543 आपकी टोटल सीटें हैं, तो अगर ही इसका हम हाफ करेंगे तो कितना होगा? 273। ठीक है, इसका हाफ करेंगे तो 273। अब ये कहते हैं कि आपका जो है टोटल मेजॉरिटी, जो टोटल मेंबरशिप होगी हाउस की, वो कितनी होगी? मोर देन 50%। मतलब 50% से ज़्यादा जो है आपकी हाउस की जो है मेंबरशिप होनी चाहिए। ठीक है, और जितने लोग प्रेजेंट होंगे उनके 2/3 जो है मेजॉरिटी होनी चाहिए। वो क्या करेंगे? वोटिंग भी प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ। मान लीजिए आपकी कोई बिल पास करवाना था आप लोगों ने जो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड था। ठीक है, फंडामेंटल राइट, मान लीजिए आपने राइट टू एजुकेशन लाना था। ठीक है, ये एग्जांपल है, आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लीजिए। लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 543। लेकिन उस दिन जो है सिर्फ कितने लोग आए थे? सिर्फ उस दिन 400 लोग ही आए। ठीक है, सिर्फ 400 लोग ही जो है प्रेजेंट हुए हाउस में। ठीक है, अब फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे पास हो गया। ये क्या कहते हैं? मोर देन टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस इज मोर देन 50%। 50% इसका कितना होता है? 543 का 273। फर्स्ट क्राइटेरिया इसमें पास हो गया कि क्या होना चाहिए? इसके हाफ 50% से ज़्यादा, इस नंबर से 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो हाउस में उनकी मेंबरशिप होनी चाहिए। फर्स्ट क्राइटेरिया पास हो गया। अब जितने लोग आए हैं हाउस में, कितने लोग आए? 400। इनका आपने 2/3 निकालना है। ठीक है, अगर इनका 2/3 जो है इसके इक्वल आ जाता है, ये जो नंबर है अगर इसके इक्वल आ जाता है तो आपका बिल क्या हो जाएगा? आपका बिल पास हो जाएगा। ठीक है, ये था आप लोगों का स्पेशल मेजॉरिटी कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, अगर इनके रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट आपको करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल कैन बी अमेंडेड विद स्पेशल मेजॉरिटी एंड विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था कि 3 वेज होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी अलॉन्ग विद रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट। अब कितनी आपको चाहिए? कंसेंट ऑफ द स्टेट। आपको 50% से ज़्यादा जो है स्टेट का कंसेंट चाहिए। 28 स्टेट हैं तो इनका 50% कितना होगा? 14। और इससे 14 से अगर एक भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 15 स्टेट भी अगर जो है आप उस पर्टिकुलर बिल के लिए जो है एग्री हो जाती हैं, अपना कंसेंट दे देती हैं, तो वो बिल जो है वो पास हो जाएगा। और 7th शेड्यूल आपका किसके साथ डील करता है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर
सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स हैं किस बेस, यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, कंट्री लिस्ट होगी, किस किस पे जो है ये लॉज जो है वो बना सकते हैं, ये उसके साथ डील करता है आपका 7 शेड्यूल। ठीक है, सो अगर इसमें अमेंडमेंट लाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, प्लस स्टेट का भी क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए होगा। सो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाता है, ऑप्शन है आपके पास ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड डी ऑप्शन है नाइदर 1 नॉर 2। सो आई होप इसका राइट आंसर आपने भी मार्क कर लिया होगा, इतना मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर लिया है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द राइट स्टेटमेंट। ओके, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। अब इसमें से आपको ट्रू बताना है कौन सा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1971 मेड इट ऑब्लिगेशन फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिस्कस किया कि 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये एक ऑब्लिगेटरी बना दिया गया था प्रेसिडेंट के लिए कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे जो है अपने असेंट देने ही देने होंगे। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट देखिए, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोसीजर ऑफ इट अमेंडमेंट। ठीक है, सो पार्ट 20 जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या वो डील करता है प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट के लिए। सो दिस इज़ अ राइट स्टेटमेंट। पार्ट 20th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है अमेंडमेंट प्रोसीजर के साथ, जिसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल इंक्लूडेड है, आर्टिकल 368। ओके, सो आपकी स्टेटमेंट सेकंड जो है वो बिल्कुल ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड रुकिए। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है जितना लेंथीएस्ट और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ठीक है, सो इसके जो है बहुत से लोगों ने इसकी जो है क्रिटिसिज्म भी किया है इस चीज़ का। ठीक है, सो अभी इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है अमेंडमेंट प्रोसीजर के थ्रू जो है क्रिटिसाइज़ किया गया है अमेंडमेंट प्रोसीजर को। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द प्रोसेस इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड। सेकंड है आप लोगों का, the process of amendment is similar to that of legislative process except for the special majority। ठीक है, सेकेंड आपको स्टेटमेंट दी गई है। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, पार्लियामेंट हैज़ ऑलमोस्ट द इंटायर पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट। फोर्थ आपको दी गई है, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग अ जॉइंट सिटिंग टू सॉल्व ए डेडलॉक इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, सो अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ, द प्रोसेस इज़ फ्लेक्सिबल एज वेल एज रिजिड, ये हमारी अमेंडमेंट प्रोसीजर का क्रिटिसिज्म नहीं है। सो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस एक्सेप्ट फॉर द स्पेशल मेजोरिटी। कह रहा है कि ये जो आपका अमेंडमेंट का प्रोसीजर है ये बिल्कुल सेम है लेजिस्लेटिव प्रोसेस की तरह, सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी को छोड़ के। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इस बेसिस पे जो है क्रिटिसाइज़ किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, पार्लियामेंट हैज़, हाँ पार्लियामेंट को जो है पूरी इंटायर पावर जो है अमेंड करने की वो किसको दे दी गई है, बोल रहे हैं कि सारी पावर जो है पार्लियामेंट को ही दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। तो ये इस बेसिस पे भी जो है हमारे अमेंडमेंट प्रोसीजर को जो है क्रिटिसाइज़ किया गया। और फोर्थ वाली जो है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर होल्डिंग ए जॉइंट सिटिंग। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए लोकसभा में आपका कोई बिल पास हो जाता है तो राज्यसभा जो है उसको बिल को पास नहीं करती, तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। ठीक है, डेडलॉक होने के बाद ऐसा कोई प्रोसीजर ही नहीं है कि आप लोग जो है जहाँ जॉइंट सिटिंग करवा दें, दोनों हाउसेस के बीच में नेगोशिएशन करवा दें कि इस बिल को पास करें या फोर्स करें किसी तरह का, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह का कोई प्रोसीजर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इस बेसिस पे भी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, क्रिटिसाइज़ किया गया था। सो राइट हमारा आंसर क्या बन जाता है, 2, 3 एंड 4। सो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें। सो इसमें भी हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 एंड 4। तीनों स्टेटमेंट जो है वो राइट थी। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25th की ओर। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड द 9th शेड्यूल। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। थर्ड
थर्ड अमेंडमेंट जो हुई थी 1954 में, एट्थ अमेंडमेंट जो 1960 में हुई, सेवन्थ अमेंडमेंट जो 1956 में हुई, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुई। सो इसका राइट ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951। इसमें मैंने पहले भी डिस्कस किया, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1951 में, उसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और एक तरह का अगर मैं बात करूँ ना, तो 9th शेड्यूल को क्या बोला जाता है, ब्लैक होल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्लैक होल क्यों बोला जाता है कि जो भी आपके लॉज जो हैं, कोई भी लॉ अगर आपका 9th शेड्यूल में डाल देंगे ना, तो उसके ऊपर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू जो है उसके ऊपर नहीं हो सकता। आर्टिकल 13 जो है कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो क्या किया गया, बहुत सारे ऐसे लॉ जो है लेजिस्लेशन ने ला के लेजिस्लेटिव ने जो है एक तरह से लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंड रिफॉर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते थे, वो सारे जो लॉ हैं वो किसके अंडर डाल देते थे, 9th शेड्यूल के अंदर डाल देते, ताकि जो है जुडिशियल रिव्यू से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। स्टार्टिंग में जो है इनिशियली इसमें 13 लॉज डाले गए थे, बट बाद में जो है इतने लॉज इसमें डाल के कितनी 289 के करीब तक इसकी जो है लॉ इसमें इंक्लूडेड है आपके 9th शेड्यूल में। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 92nd अमेंडमेंट एक्ट डिड नॉट ऐड विच ऑफ द फॉलोइंग। 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था आपका, ठीक है, सो इसने जो है क्या ऐड नहीं किया था, ये आपको मुझे बताना होगा। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट, एक सेकेंड। सो देखिए ये लैंग्वेज के ऊपर है। ठीक है, सो सिंधी, मैथिली, बोडो या फिर डोगरी। ठीक है, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा मैथिली, बोडो लैंग्वेज, डोगरी लैंग्वेज, इनको आपने ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, किस में, 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन 4 लैंग्वेज जो है उनको रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था। ओके, 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सो अगर हम बात करें सिंधी लैंग्वेज की, ठीक है, सिंधी लैंग्वेज जो है इसको पहले ही जो है 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था बाय 21st अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 21st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको ऐड किया गया था। और ये 31st अमेंडमेंट एक्ट का 21st अमेंडमेंट एक्ट आपका कब हुआ था, 1967 में। इसमें क्या किया गया था, सिंधी जो लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ठीक है, सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके रिलेटेड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई पर्टिकुलर जो एक प्रॉपर तरह की कोई डेफिनेशन नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, फिलॉसफी है। ठीक है, एक तरह का क्या है, फिलॉसफी है, एक तरह की फ़िलॉसफी है, डॉक्ट्रीन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल अस्तित्व है, जो एक उसका स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी है उसको दर्शाता है, या फिर एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उनकी क्या थिंकिंग रही, इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मूल भावना रही होगी। सो बेसिक स्ट्रक्चर इज कुछ नहीं है, सिर्फ एक तरह की डॉक्ट्रिन है, एक आइडियोलॉजी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करती है, दर्शाती है, उसके पीछे की थिंकिंग को, उसके पीछे की फ़िलॉसफी को जो है वो प्रेजेंट करती है, उसे ही बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई पर्टिकुलर आपको डेफिनेशन या कोई टेक्स्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे केसेस जो है ऐसे आते रहे और जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जजमेंट दे दी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल जो है अस्तित्व है, ये एक तरह का बेसिक ढांचा है जिसको जो है हम लोग जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे आप लोग सब जो है क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में अब देखिए कब से जो है क्रिकेट देख रहे हैं लोग। ठीक है, अभी 2024 चल रहा है, तो कितनी सारी जो है उसके फॉर्मेट में चेंजेस आई होंगी, लेकिन मैं एक फॉर्मेट लेके चलती हूँ। देख लीजिए
कि जैसे हम लोग ज़्यादातर जो है क्रिकेट में देखते हैं, अगर बाउंड्री को टच कर जाती है आपकी बॉल, ठीक है, तो आप बोलते हैं 4 स्कोर हो गए आपके। अगर आप बाउंड्री की क्रॉस कर जाती है तो बोलते हैं 6 रन हो गए उसके रिलेटेड, ठीक है। तो कल को जो अगर हम इस चीज़ को चेंज कर देंगे, कल को कुछ ऐसी अमेंडमेंट लाएँ तो इस चीज़ को चेंज कर दें, बोल दें कि भाई अगर बाउंड्री को टच करेंगे तो 5 रन होंगे और अगर बाउंड्री को क्रॉस करके तो 7 रन होंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो क्रिकेट का फॉर्मेट है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने स्टार्टिंग से सेट किया था, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, वायलेट कर रहे हैं। उसी तरह से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम लोग एक मूल ढांचा जो है हमारा, एक जो स्ट्रक्चर जो है घर का, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे मान लो लोग घर बनाते हैं अपना, ठीक है, एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे लोग घर बनाते हैं तो अब क्या करते हैं लोग, सबसे पहले नीचे एक पिलर्स लगाते हैं, ठीक है, पिलर्स लगाते हैं किस लिए, ताकि जो हमारी ऊपर इमारत बन रही है वो क्या रहे, मजबूत रहे। मान लीजिए अगर हम लोग पिलर्स नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, मान लीजिए अगर हम मिट्टी पे ही घर बनाना स्टार्ट कर दें, मिट्टी पे ही जो है अपने वॉल्स बनाना जो है स्टार्ट कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो घर जो मजबूत नहीं बनेगा, वो गिर जाएगा, है ना। तो पिलर्स क्यों लगाते हैं, ताकि वो मजबूत बने। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो एक तरह से पिलर की तरह जो है एक्ट करती हैं, बहुत सारी केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग जो है इसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हैं बाय अमेंडमेंट। ओके, सो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू आपका आर्टिकल 13 में आता है। जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है, एनी लॉ, ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट है, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसको क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। इसके ऊपर आपको बहुत सारे केसेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी एक तरह का क्या है हमारा जुडिशियल रिव्यू, क्या है, इंटरप्रेट। इसमें क्या करता है, जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करता है। जुडिशियल रिव्यू एक तरह का बताता है हमारी लीगलिटी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारे क्या बताता है, एक तरह की लीगलिटी बताता है किसी लॉ की, किसी एक्ट की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कंट्री में भाई सुप्रीम है, ठीक है। अब कल को ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम लोग जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन, हम बोलें कि हम लोगों ने भाई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चलना है, हम लोग ऐसे ही चलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है। सबसे पहले हमें अपनी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। लिमिटेड पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, एक अनलिमिटेड एब्सोल्यूट पावर नहीं दे दी गई है पार्लियामेंट को कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी कुछ भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट को दी गई पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, बट उसको इतनी भी पावर नहीं देगी कि वो क्या कर दे, बेसिक स्ट्रक्चर को ही क्या कर दे, बदल के रख दे, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। आगे आप क्वेश्चन में देखेंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि इसको जो है क्यों बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है कि भाई हमारे कंट्री में जो इलेक्शन है उनको क्या कराना है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट वे में कराना है, कोई किसी तरह की करप्शन धांधलियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सारे ही क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सो विच वन ऑफ द करेक्ट आंसर, सो ए ऑप्शन में आपको दिया था 1 and 2, 1 and 3, सी में 1, 3 and 4 and D में all of the above. So all of the above is the right answer. Okay, so question number 28 देखिए, which of the following case laid down the doctrine of basic structure of the constitution, ठीक है। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात कहाँ से उठी भाई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से आई ये बात, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। सो देखिए केसेस दिए गए हैं, गोलकनाथ केस, केशवानंदा भारती केस, मिनर्वा केस और या फिर शंकरी प्रसाद, ठीक है, ये सारे केसेस हैं। किस केसेस के थ्रू जो है ये लाए गए, सबसे पहले मैं आंसर आपको बता देती हूँ, आई होप आपने भी मार्क कर लिया होगा। सो इसका राइट आंसर है आपका केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस भाई कब हुआ, 1973 में हुआ। इसमें क्या किया गया, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है एक न्यू डॉक्ट्रिन को ऐड किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें जो है आर्टिकल 13 जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद था, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले धीरे धीरे बात कर, शंकरी प्रसाद वाला केस, ठीक है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ये केस कब हुआ भाई? ये 1951 में हुआ। ये केस की शुरुआत कहाँ से? एक तो जो है इंडिपेंडेंस के बाद क्या लाया गया था, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए, ठीक है। और साथ साथ में जो है 1951 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है 9th शेड्यूल लाया गया, ठीक है, जिसमें शंकरी प्रसाद जो है ये बहुत एक लैंड लॉर्ड थे, ठीक है, लैंड होल्डर थे, बहुत ज़्यादा इनके पास ज़मीनें थी, ठीक है। सो इनका जो है ये जो आपका लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, इनको इस पे दिक्कत थी, ठीक है। ये कह रहे थे, इन्होंने ये पहुंच गए भाई सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गए और इन्होंने बोला कि भाई मेरा आर्टिकल जो 13 है उसका क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि मेरे आर्टिकल 13 की जो है वायलेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लॉ लाया गया है, ठीक है, एक जो लॉ लाया गया है, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाए गए हैं, उससे जिम्मेदार जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो रहे थे, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच के बोलते हैं हमारी लैंड एक्योर्ड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो इसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इसमें उन्होंने बोला कि जो हमारा आर्टिकल 13 है वो किसकी बात करता है, उसमें जो लॉ वर्ड लिखा गया है वो सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू जो है, ऑर्डिनरी लॉ के ज़रिए जो है आप फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है आप फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं। ये उस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। उसने कहा था कि 368 आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके जो है फंडामेंटल राइट में चेंजेस लाया जा सकता है, पार्लियामेंट उसमें छेड़छाड़ कर सकती है, बट ऑर्डिनरी लॉ के तहत जो फंडामेंटल राइट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हो गया भाई शंकरी प्रसाद के साथ ये केस, ठीक है। उसके बाद आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? अगर मैं आपको बताऊँ तो 17th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें क्या कर दिया गया, बहुत सारे जो स्टेट, मैंने आपको बताया ना इनिशियली जो है 9th शेड्यूल में सिर्फ 13 एक्ट जो है उसमें लॉज जो थे डाले गए थे। बाद में जो है धीरे धीरे उसमें इतना ज़्यादा जो है लॉज डालते ताकि उसको क्या कर किया जा सके, जुडिशियल रिव्यू जो है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इसमें जो है 9th शेड्यूल में जो है लॉ जो है डाल दिए गए। उसमें से एक लॉ और था जो क्या था आप लोगों का, पंजाब सिक्योरिटी, ठीक है, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट, ठीक है। इसको भी क्या कर दिया गया, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, ठीक है। अब जो आपके गोलकनाथ जी थे, ये पंजाब के एक बहुत बड़े जो है लैंडलॉर्ड थे, ठीक है। और इस एक्ट में जो है क्या था कि इस एक्ट के अंडर क्या था कि हर एक जो लैंडलॉर्ड होगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास इतनी ज़्यादा ज़मीनें थी और बेचारे कुछ के पास कुछ नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज आए जिससे जो है जो लैंडलेस लोग हैं उनके पास भी जो है लैंड दी जाए, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो सके लैंड का, जो भी हमारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो इसमें क्या रखा गया था कि 30 एकड़ से ज़्यादा जो है एक लिमिट रख दी गई कि इतनी ही लैंड जो है एक पर्सन जो है होल्ड करके रख सकता है। तो इनको प्रॉब्लम होगी गोलकनाथ जी को, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने बोला भाई ये मेरे आर्टिकल 13 का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मेरा जो है यहाँ पे राइट जो है वो वायलेट हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला पार्लियामेंट को, ठीक है, कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये एक तरह का जो है एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक जड़ है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक मूल है, ठीक है। सो हम लोग जो है इसको ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते। इसमें जो है पार्लियामेंट ने क्या स्टेटमेंट दी कि पार्लियामेंट जो है वो क्या नहीं कर सकती, कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को जो है ऐसे ही नहीं छीन सकती, नहीं एब्रिज नहीं कर सकती। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट दी, और जो पिछली स्टेटमेंट उन्होंने शंकरी प्रसाद में दी थी उससे जो है उन्होंने ओवररूल किया और क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है इज़ ऑल्सो अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल। उस टाइम उन्होंने क्या बोला शंकरी प्रसाद में, उस टाइम उन्होंने बोला था कि आर्टिकल 13 में सिर्फ ऑर्डिनरी बिल ही आएंगे, ऑर्डिनरी बिल जो है उसके तहत जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि भाई चाहे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो एक्ट जो है वो भी क्या है, एक तरह के लॉ है विद द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 13 एंड हैंस वुड बी बॉइड फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो इसको भी क्या नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को वाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद बात आ जाती है
ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है, गोलकनाथ जी का केस हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है भाई, फिर 24th अमेंडमेंट एक्ट होता है, फिर से 24th अमेंडमेंट एक्ट, उसके गोलकनाथ केस के बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर पार्लियामेंट क्या करती है, अमेंडमेंट जो है उसमें 13 जो आर्टिकल है आपका उसमें अमेंडमेंट लाती है, और 368 जो आपका आर्टिकल है जो अमेंडमेंट प्रोसीजर के साथ डील करता है उसमें भी अमेंडमेंट ले आती है। और क्या बोलती है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, वो एब्रिज कर सकता है किसी भी फंडामेंटल राइट को यूज़ करके आर्टिकल 368, ठीक है, ये बात बोलता है। और दूसरी बात बोलता है, और ये एक्ट जो है विल नॉट बी एबल ए लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ द आर्टिकल 13, और ये लॉ जो है आर्टिकल 13 के मीनिंग के अंडर नहीं आता है, ठीक है। ये कब लाया गया, 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है ये चीज़ें जो है वो लाई गई, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है भाई आपका 29th अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें जो है लैंड रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, और फिर से जो है केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया जाता है और उसको भी 9 शेड्यूल में डाल दिया जाता है। फिर यहाँ से केशवानंद भारती केस की शुरुआत होती है 1973 में। केशवानंद जो है ये एक बहुत गुरु मानते थे, इनका एक मठ था, बहुत सा मेडनर मठ था इनका, और यहाँ पे जो है इनको जो आपका 29th अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है, ये इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, इनका मठ जो है उसकी प्रॉपर्टी, मठ को मैनेज करने में और उनकी प्रॉपर्टी को जो है मैनेज करने के लिए ये एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था। ये पहुँच गए फिर से सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इन्होंने बोला भाई मेरा 26 आर्टिकल जो है ये किस में आता है, आपका राइट टू रिलीजन में। राइट टू रिलीजन में कितने आर्टिकल हैं आपके, 25 से 28 आर्टिकल है। तो इन्होंने बोला जो मेरा 26 आर्टिकल है राइट टू रिलीजन का, वो वायलेट हो रहा है टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, ठीक है, रिलीजियस अफेयर, टू मैनेज इट्स ओन रिलीजियस अफेयर, ये मेरे उस आर्टिकल को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। इस केस में जो है अभी जो है बहुत ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया इस केस में, ठीक है। और उन्होंने जो है क्या किया, जो आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है हम मानते हैं जो आप आर्टिकल 24 में लेकर आए हो, ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी एक्ट जो है किसी भी लॉ को जो है पास कर सकती है, ठीक है, उसके पास पावर है अमेंड करने की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम मान लेते हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ऐड कर दी, उन्होंने कहा कि ठीक है पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द एनी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट विदाउट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या लेके आ गई, बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसे तो ये चलता ही रहेगा ना, केसेस होते रहेंगे, वो 9 शेड्यूल में डालते रहेंगे और बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस जाते रहेंगे। उन्होंने बोला ठीक है हम आपके पास जो है आपकी बात मानते हैं, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी लॉ को जो है अमेंड कर सकती है, ठीक है, हम ये भी बात मान रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी आर्टिकल 368 के अंडर जो है वो अमेंड कर सकती है, हम आपकी ये भी बात मान रहे हैं। बट यहाँ पे उन्होंने क्या लगा दिया, बट क्या कि आप भाई कुछ भी चेंज करें लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। इसके थ्रू जो है क्या लाया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था। ओके, सो ये था भाई आपका इम्पोर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमेंडेड बाय द स्पेशल मेजोरिटी एंड द कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जो जहाँ पे आपको स्पेशल मेजोरिटी और कंसेंट ऑफ द स्टेट जो है वह नहीं चाहिए होती है। तो आपके पास ऑप्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट में स्टेट का कितना रिप्रेजेंटेशन होगा इसके रिलेटेड आपको कुछ अमेंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड आर्टिकल 368। अगर आपको आर्टिकल 368 को अमेंड करना है उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट। और एक चीज़ आप याद रखेंगे, आज तक सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ 2 बार जो है आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया है, एक तो 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको चेंज किया गया है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से जो है इस बिल को जो है अमेंड कर सकते हैं। पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर में आपको कुछ चेंज लाना है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। सो आपके पास कौन सा जो है राइट आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
सो मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसा है? ए ऑप्शन है रिजिड, बी है फ्लेक्सिबल, सी है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, डी है अनरिटन। सो अगर हम बात करें सो इसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। रिजिडिटी हमने कहाँ से ली है? ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और फ्लेक्सिबिलिटी हमने कहाँ से ली है? फ्लेक्सिबिलिटी हमने ली है ब्रिटेन की कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे सेशन। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने हर एक पॉइंट को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा या फिर मुझसे कोई चीज़ जो है बोलने में गलत हो गई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जो है कोशिश करूंगी कि आपका आंसर ज़रूर दूं। कल हम मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ और डिस्कशन करेंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। आप जब लाइक करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, सो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे एंड से जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।